आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट अंदाज में सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से दो मंचलों ने एक महिला को छेड़ा और उनकी बदनसीबी थी कि वो महिला थी और ऊपर से पुलिसकर्मी थी। और उसके बाद क्या हुआ उनका, जरा देखिए। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में डंडा और सामने लफंगा। लड़कियों को परेशान करने वाले मनचले को सरेराह अच्छी तरह सबक सिखाया गया। ये शख्स हर रोज कॉलेज जा रही लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करता था, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सबसे बड़ी गलती करने वाला है। दरअसल युवतियों की शिकायत पर कुछ महिला पुलिसकर्मी सादे लिबास में कॉलेज के पास पहुंची और इस मनचले ने महिला पुलिसकर्मी को ही छेड़ दिया। और फिर क्या हुआ, ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। महिला पुलिसकर्मियों ने मनचले की जमकर पिटाई की और फिर थाने में बंद कर दिया। तो चलिए महिला पुलिसकर्मियों का एक और अंदाज आपको दिखाते हैं। क्या अफसर या फिर दूसरी महिला पुलिसकर्मी सभी के सभी जब जो है जश्न और उमंग के मूड में आई तो उसके बाद किस तरह से वो थिरकती भी नजर आई। महिला पुलिसकर्मियों का एक अलग चेहरा आप भी देखिए। ये है महिला पुलिसकर्मियों का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 30 मार्च को दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों का एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के आखिर में इन महिला पुलिसकर्मियों के अंदर की उमंग जाग गई। क्या अधिकारी, क्या कांस्टेबल, मस्ती का माहौल था तो सब एक साथ थे और सपना चौधरी के गानों पर जमकर थिरक रहे थे। अरे अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के F-16 विमानों ने जो है भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय विमानों ने F-16 विमानों को खदेड़ दिया। मिराज और सुखोई विमान ने F-16 विमानों को खदेड़ दिया। आपको बता दें इससे पहले भी जब तनाव की स्थिति जो है सीमा पर उत्पन्न हुई थी, बालाकोट में जब भारत ने मुंहतोड़ कार्रवाई की थी पुलवामा के जवाबी हमले के तौर पर, तो उसके बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर सैनिक ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस एक बार फिर उनकी नापाक कोशिश को जो है नाकाम किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जो है लगातार जारी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन हुआ और जिसमें शिकार हुई 5 साल की एक मासूम। जहन के अंदर गुस्सा और आंखों में आंसू। पुंछ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक मासूम की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुंछ के केरनी और केजी सेक्टर में दोपहर के वक्त पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में नागरिकों समेत BSF के एक अधिकारी शहीद हुए और 4 जवान घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की हरकतों के बाद भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी चौकियों और फौजियों को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है। तो सरहद पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का, सीजफायर उल्लंघन का। तो घाटी के अंदर लगातार पाकिस्तानी सेना आतंकियों के भेष में अस्थिरता फैलाने की कोशिश जो है वो कर रही है। उसको एक बार फिर से नाकाम किया गया पुलवामा सेक्टर। लस्सीपुरा में मारे गए 4 आतंकी लश्कर ए तैयबा के थे। रात के वक्त सुरक्षा बलों को लस्सीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके में कॉर्डन डाला गया था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। वहीं इनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हुए हैं। साल 2019 में अब तक कुल 65 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 21 पुलवामा में ढेर किए गए। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि अब घाटी में आतंक का जहर दक्षिण कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से निकलकर पुलवामा की ओर पहुंच गया है। सेना को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब बनिहाल में जो आतंकी हमले की अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उस आतंकी को जो है वो धर दबोचा सेना ने। और बताया जा रहा है कि ये 2 महीने पहले ही सेना में शामिल हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स है उसका नाम है ओवैसी अमीर। ओवैसी शोपिया का रहने वाला है और खुद को हिजबुल का आतंकी बता रहा है। ओवैसी ही वो शख्स है जिसने बनिहाल के नजदीक थटियार में विस्फोटक से लदी कार को CRPF काफिले से टकराया था। हमले के वक्त ओवैसी फरार हो गया था। कश्मीर में ओवैसी पकड़ा गया तो दिल्ली में स्पेशल सेल ने फयाज नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। फयाज जैश का कमांडर है और यह दिल्ली में स्लीपर सेल तैयार करना चाहता था। फयाज की पहली बार 2007 में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद वो दोबारा फरार हो गया था। स्पेशल सेल अब फयाज से उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। तो आतंकी सेना में शामिल फयाज जो है वो अब सेना की गिरफ्त में है। और आपको बता दें कि इस बीच सेना अगर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है आतंकियों के खिलाफ, तो दूसरी तरफ अब जो है प्रशासन ने भी कमर कस लिया है अलगाववादियों के खिलाफ। यही है दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में पूर्व हुर्रियत चीफ सैयद अली शाह गिलानी का वो घर, जिसे एजेंसियों ने सील कर दिया है। गिलानी ने इस घर पर 3 लाख से ज्यादा का टैक्स नहीं भरा था, जिसके चलते इस घर को सील कर दिया गया। हुर्रियत से दूर होकर गिलानी भले ही अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका बचना मुश्किल है। 22 मार्च को ईडी ने गिलानी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया था। जमात इस्लामी से गिलानी के करीबी रिश्ते थे। NIA ने भी गिलानी के बेटे को हाजिर होने का नोटिस दिया है।
और अब बात करते हैं उमर अब्दुल्ला के विवादित बयान की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। उमर अब्दुल्ला जो है लगता है शायद अखंड और एक भारत में यकीन नहीं रखते, तभी तो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए उन्हें एक अलहदा प्रधानमंत्री चाहिए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। सुना आपने किस तरह सियासी फायदे के लिए उमर अब्दुल्ला ने ऐसी बातें कही जिन्हें किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उमर अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती भी ऐसा बयान दे चुकी हैं, जिसमें उन्होंने देश से कश्मीर का रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। अगर आज आपने हमें हिंदुस्तान के आईन के अंदर कोई पोजीशन दी है, अगर आप उस पोजीशन को आज खत्म करते हैं तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या हम आपके साथ जिन शर्तों पे आए थे, जब आपने वो शर्तें खत्म की, तो क्या हम आपके साथ रहना भी चाहेंगे? यह कश्मीर की सियासत का दस्तूर या यूं कहे कि तासीर। चंद वोटों के लिए देश के संविधान, देश की संप्रभुता को ताक पर रख दिया जाता है। चलिए बताते हैं कि किस तरह से इस बार के चुनावी मौसम में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जो है गरमाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महाराष्ट्र के वर्धा से चुनावी हुंकार भरी तो हिंदू आतंकवाद के इस्तेमाल और हिंदू और आतंकवाद को जोड़ने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी को जमकर घेरा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। और अगर आज पीएम मोदी जो हैं कांग्रेस नेताओं पर निशाना साध रहे हैं हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, तो उसके पीछे की वजह है कांग्रेस नेताओं के वो बयान जो वक्त वक्त पर उन्होंने दिए हिंदुत्व और आतंकवाद को जोड़कर देखा। 29 मार्च 2019 को दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, सिर्फ संघीय आतंकवाद कहा। 19 जनवरी 2019 को कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने विवादित बयान दिया। मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी और आरएसएस के लोग ही बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। 18 जून 2018 को दिग्विजय ने फिर हिंदू और आतंकवाद को जोड़ा। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सब संघ के कार्यकर्ता हैं। नवंबर 2018 में कांग्रेस के विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि आरएसएस आतंकवाद पैदा करने वाला संगठन है। 20 जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया कि बीजेपी और आरएसएस पर देश में हिंदू आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाती है। पीएम ने निशाना साधा तो विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आते देर नहीं लगी। मनीष तिवारी और शिव प्रसाद शुक्ला ने क्या कुछ कहा है इसमें? पूरे देश की हिंदू जनता ये कहेगी कि हम लोगों को बदनाम करने वाले लोग हमसे माफी मांगे। यह उन्होंने जो कहा है वो सही कहा। अब भारतीय जनता पर पहले से भी कहती चली आ रही है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सदा यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जात है। और सपना का चुनावी ड्रामा जो है लगातार जारी है। कांग्रेस का दामन थामा नहीं थामा। वो कंट्रोवर्सी शांत हुई तो उसके बाद बीजेपी में आज आने वाली थी, कल आने वाली थी या फिर कब आएंगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। सियासत में सपना की एंट्री के लिए राहत तकती आंखों को अभी 2-3 दिन का इंतजार और करना होगा। 30 मार्च की डेडलाइन पार करने के बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक और डेडलाइन दे दी है। लेकिन हमें लगता है कि 2-3 दिन में देखिए वो भी अपना मन बना रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट ही उनको आगे बढ़ना है तो उसका बेस्ट टाइम चल रहा है सपना का। लेकिन वो 2-3 दिन में हो सकता है कुछ कहें, स्पष्ट कहें हाँ या ना। रविवार रात को मनोज तिवारी और सपना चौधरी की एक और मुलाकात हुई। कयास लगाए जा रहे थे इस मुलाकात के बाद कुछ बात बन जाएगी, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और किस तरह से चुनावी मौसम में मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे को जो है हेकड़ी दिखाना जो है वो महंगा पड़ गया। क्या है पूरा मामला, जानिए आप भी। यही है 30 मार्च की वो तस्वीरें जिसके चलते केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल बक्सर के एसडीएम के उपाध्याय और डीएसपी सतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले में शामिल गाड़ियों को रोका तो मंत्री जी भड़क गए। अश्विनी चौबे ने कहा कि किसी की मजाल जो उन्हें रोके।
क्या बात है बोलो, किसकी माँ का पिताब है, किसको बंद करेंगे क्या? ये साया है, जो आदेश किसका आदेश है? इलेक्शन कमीशन का आदेश। मुझे जेल भेजना है, मुझे जेल भेजना है। चलो जेल भेजो, चलो जेल भेजो। ये गाड़ियों को जब्त करने का है, आपको जब्त करने का तो गाड़ी मेरी है, जब्त नहीं कर सकते। चलो हटो, बढ़ाओ। अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं और बीजेपी उन्हें दोबारा इसी सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बक्सर में 19 मई को वोटिंग है। लगता है लालू के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चुनावी लड़ाई से पहले घर में घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बात बिगड़ती जा रही है और अब तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट को लालू राबड़ी मोर्चा के तहत जो है मैदान में उतारेंगे। कभी कान्हा बने तो कभी भोले भंडारी, अब सियासत में पड़े फैमिली पर ही भारी। तेज प्रताप ने अलग राह पकड़कर खानदान को हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करते हुए तेज प्रताप ने अलग मोर्चा बनाया है, जिसे नाम दिया गया है लालू राबड़ी मोर्चा। तेज प्रताप ने पार्टी के ऊपर अनदेखी करने का आरोप लगाया। दरअसल तेज प्रताप 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। तेज प्रताप की नजर शिवहर और सारण सीट पर थी, लेकिन पार्टी और गठबंधन ने उनकी नहीं सुनी और नतीजा हुआ कि मम्मी डैडी का नाम लेकर तेज प्रताप ने नया सियासी बिगुल फूंक दिया है। तो चुनावी रैलियों का दौर जो है लगातार जारी है और ऐसे में तल्ख तीखे बयान भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर तेलंगाना पहुंचकर जब चुनावी हुंकार भरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर निशाना कहा था प्रधानमंत्री नहीं बनना, चौकीदार बनना है। और चौकीदारी आपने देखी, मेहुल चौकसी की चौकीदारी, नीरव मोदी की चौकीदारी, हिंदुस्तान के जो चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, उनका ये चौकीदार बने हुए हैं। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। करते हैं प्रियंका की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, जो अयोध्या के बाद अब कह रही हैं कि बुंदेलखंड जाएगी और वहां पर भी मंदिर पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। अपने बुंदेलखंड दौरे में प्रियंका सबसे पहले 3 अप्रैल को जालौन पहुंचेंगी। 4 अप्रैल को जालौन, हमीरपुर, महोबा में प्रियंका का रोड शो होगा और 5 अप्रैल को बांदर चित्रकूट में प्रियंका जनता को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी इस दौरे पर कमदागिरी मंदिर में दर्शन करेंगी और मंदाकिनी नदी पर आरती में भी शामिल होंगी। यानी प्रियंका का हिंदुत्व वाला प्रचार जारी रहेगा। कानपुर बुंदेलखंड में पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी। 2014 लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो 2017 विधानसभा चुनाव में 52 में से 47 विधानसभा सीटों पर कमल खिला था। पिछले चुनाव के आंकड़े यहाँ बीजेपी को भारी बताते हैं। ऐसे में बुंदेलखंड में प्रियंका और कानपुर में ज्योतिरादित्य के कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है। सुनियोजित भ्रामक प्रचार को लेकर फेसबुक ने सख्ती अपनाई है और इलेक्शन 2019 के लिए फेसबुक ने ऐसे कई अकाउंट जो हैं वो बंद किए हैं। किसी को हिदायत दी है, कांग्रेस के ऐसे कहा जा रहा है जो कांग्रेस को समर्थन देते थे, ऐसे कुछ कम से कम 600 पेजेस जो हैं उनको बंद किया गया है और बीजेपी की जो नमो ऐप सेल है उसको भी जो है जवाब तलब किया गया है। यह कांग्रेस से जुड़े उन फेसबुक अकाउंट्स और पेज की तस्वीरें जिन्हें फेसबुक ने सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़े तकरीबन 687 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तानी सेना से जुड़े 103 फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं। एक सर्वे के मुताबिक चुनाव करीब आते ही इंस्टाग्राम पर हलचल और पोस्ट भी बढ़ गई है। सर्वे के मुताबिक इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर बीजेपी के हैं। बीजेपी के कुल 15 लाख फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट पर 2165 पोस्ट दर्ज की गई है। कांग्रेस के 3,72,000 फॉलोअर हैं और इस अकाउंट पर 905 पोस्ट दर्ज की गई है। इंस्टाग्राम पर आम आदमी पार्टी के तकरीबन 80,000 फॉलोअर्स हैं, तो टीएमसी के 12,500 फॉलोअर्स। सियासत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जोर शोर से हो रहा है। इसी वजह से फेसबुक ने भी भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन साथ ही फेसबुक ने यह भी कहा है कि इस किस्म का टारगेट हासिल करने के लिए सरकारों को भी कदम उठाने होंगे। मिशन शक्ति की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। मिलिट्री सैटेलाइट जो है आज वो लॉन्च की, उसके साथ ही कई अन्य देशों के नैनो सैटेलाइट भी जो है 20 से ज्यादा, वो भी अंतरिक्ष में छोड़ेंगे। PSLV C-45 की इस उड़ान के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में अपना मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। इस सैटेलाइट के जरिए भारत के सैन्य सर्विलांस की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जो है यह पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जो है नज़र रख सकता है और हम आतंकवादियों के ठिकानों की बहुत सही और सटीक पहचान जो है इस उपग्रह के माध्यम से कर सकते हैं।
इससे पहले मिशन शक्ति के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में टारगेट हिट करने का सफल परीक्षण हासिल किया था। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष तक मार करने वाला चौथा देश बना था। उनकी दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए क्राइम कट टू कट। तस्वीरों में देखिए कैसे 3 लोग एक बाइक से आए और सामने खड़ी इस कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के हरदा की हैं, जहां एक ईंट भट्टी संचालक का इन युवकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद इन तीनों ने उस गाड़ी पर गोलियां चलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तीनों युवकों की तलाश में जुटी है। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री में दबिश दी। पुलिस को फैक्ट्री में तमंचे और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस और स्वाट की टीम ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस फिलहाल इस जांच में जुटी है कि अवैध असलहा किसे बेचा गया था। गोरखपुर में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों का कैश और हथियार भी बरामद किया है। ये सभी चोर 18 से 22 साल की उम्र के हैं और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी किया करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस गैंग के और लोगों की तलाश में जुट गई है। और असम की ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का एक वीडियो जो है इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है तूफान के बीच भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता रहा और ये बात लोगों को खूब पसंद आ रही है। तूफानी हवाओं की रफ्तार ऐसी कि गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। आसमान से बरसता पानी इतना कि कुछ नजर नहीं आ रहा और इस तूफानी बरसात के बीच सिंघम बनकर खड़ा ये पुलिस वाला। तस्वीरें असम के गुवाहाटी की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में तेज बारिश के बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटा रहा और ट्रैफिक को ऑपरेट करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के इस जवान का नाम है मिथुन दास और मिथुन जहाँ खड़े हैं वो जगह है बसिस्था चराइली। शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। यही वजह है कि मिथुन तेज बारिश और तूफान में भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। और नेपाल में आई बाढ़ ने लोगों का जीना जो है मुहाल कर दिया है। किस तरह से बाढ़ और तेज तूफान ने वहां पर तबाही मचाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। धूल और बवंडर का गुबार जब रविवार को नेपाल में शुरू हुआ तो ये अपने साथ भारी तबाही लेकर आया। चक्रवाती तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो अपने साथ तबाही लेकर आ रहा था। धूल ने नेपाल के बारा को अपनी आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि रविवार को ये तूफान नेपाल के दक्षिणी जिले बारा और नजदीकी परसा में शाम को आया। इस तूफान ने पूरे बारा में तबाही मचाई। कई पेड़ों को इस तूफान ने जमीन से उखाड़कर दूर फेंक दिया। हवाओं के वेग के सामने ट्रक भी नहीं टिक पाए। ये कार देखने में ऐसी लग रही है कि मानो सालों से किसी कबाड़ खाने में पड़ी हो। इस चक्रवाती तूफान में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल सेना की टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। आलिया और रणबीर कपूर की नजदीकियों के किस्से इन दोनों बॉलीवुड में खूब सुनाई दे रहे हैं, लेकिन एक वीडियो है बमुश्किल 10 से 15 सेकंड का जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इसमें ऐसा, देखिए। आलिया और रणबीर इन दिनों एक दूसरे को डेट करने की वजह से टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। दोनों ने कई मौके पर एक साथ स्पॉट होकर डेटिंग की खबरों पर मुहर भी लगाई है। और अब जब एक अवार्ड फंक्शन में आलिया का नाम राजी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अनाउंस हुआ तो देखिए जरा प्यार के इन परिंदों ने कुछ इस तरह खुशी को इजहार किया।